नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और सभी के हम उदाहरण देखेंगे। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, सभी उदाहरण सहित हम जानेंगे और ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे, जिसमें आपको पूरे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 भेद हैं, ये 8 ही भेद आसानी से याद हो जाएंगे, जो आपकी समस्त जो परीक्षाएं हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक 8th क्लास से लेकर के तो 12th क्लास तक तो लिया ही जाता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में विशेष रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी का जो विशेष पैटर्न है, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि जो वाक्य है वो किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ या आशय प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। देखो यहाँ पर एक बात समझना, सार्थक का अर्थ होता है, तो ये सार्थक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो, ठीक है ना, जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक कहते हैं। तो ये जो वाक्य है, शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका एक व्यवस्थित और पूरा अर्थ होता है और ये सार्थक होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह है जो व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ या आशय प्रकट करता हो, ये वाक्य कहलाता है। इसके बाद में देखेंगे हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बना कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं 8 भेद कौन कौन से हैं। 8 भेदों में सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, विधानवाचक वाक्य। इसके बाद में दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयवाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संदेहवाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो दोस्तों, ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद आपके सामने आ चुके हैं। अब जो ये 8 भेद दे रखे ना, इन 8 ही भेद को हम किस प्रकार से पहचाने कि अगर जैसे कोई सा वाक्य आ गया, ठीक है, तो उसे हम कैसे पहचाने कि विधानवाचक वाक्य क्या है, निषेधवाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है। मतलब कि 8 ही प्रकार के जो वाक्य है वो हम पूरी डिटेल आज इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, पूरा समझ में आ जाएगा आपको एक एक चीज। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर वाला विधानवाचक वाक्य। तो दोस्तों, विधानवाचक वाक्य, इसकी परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य जानकारी या सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वाक्य है उसमें क्या आ रहा है, जो क्रिया के करने या होने की, क्रिया के करने या होने की कौन सी जानकारी, सामान्य जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर क्रिया के करने या होने की सामान्य जानकारी या सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आई है, ये क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी भी कार्य का, ठीक है, जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और जो ये विधानवाचक वाक्य है ना, इसमें क्रिया के करने या होने की सामान्य जानकारी या सूचना मिलती है, अथवा जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, यह विधानवाचक वाक्य है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, हमने अपना अभ्यास कर लिया है। और इसके बाद में मैं दिल्ली में रहता हूं, ये कौन से वाक्य हैं, तो आपको बताना है ये विधानवाचक वाक्य हैं। अब किस प्रकार से हैं ये भी आप समझे। देखिए, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है कि सूर्य पूर्व में ही उदय होता है और डेली उदय होता है। विधान ही है, विधि का विधान ही यह है कि सूर्य पूर्व से ही उदय होता है, ठीक है। मतलब जो बातें एग्जैक्टली हो, जिसमें क्रिया के करने की सामान्य जानकारी या सूचना मिलती हो कि कोई भी कार्य हो रहा है या फिर कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अगला उदाहरण क्या, हमने अपना अभ्यास कर लिया है। अब जैसे आपने आपका जो अभ्यास है वो पूर्ण कर लिया, मतलब कार्य कर लिया है, तो इसमें भी ये कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है।
इसी प्रकार से मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली सही बात है, उन्होंने जो बताई है वो रह रहे हैं इसीलिए बताई है। तो रहना क्या है, ठीक है, क्रिया है, तो इसमें भी विधानवाचक वाक्य है। और अगर ये हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो ये विधानवाचक वाक्य के उदाहरण है। अब इसे किस प्रकार से पहचाने, तो याद रखना कि इसमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है सामान्यता। अब अगला जो वाक्य है वो आता है दोस्तों हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध या ना होने की सूचना मिलती है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, अथवा जिन वाक्यों से कार्य के ना होने की सूचना मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, निषेध मतलब होता है ना होना, ये बात ध्यान रखना। निषेध मतलब क्या होता है, ना होना, निषेध मतलब ना होना होता है। तो ये ऐसे वाक्य हैं जिसमें किसी भी कार्य का ना होना पाया जाता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि मना अगर कर दिया, ठीक है, या फिर कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। अब देखो इसे पहचानोगे कैसे, तो इसको आप इस प्रकार से पहचानोगे कि जो कोई भी कार्य है ना, अगर उसमें नहीं या ना या निषेध, ठीक है, ये चीज़ें अगर पाई जाएगी तो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होगा। आइए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो नहीं लिखा हुआ है ये ना होने का बोध करा रहा है, ना होने का बोध करा रहा है, पता चल रहा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। अगला वाक्य देख लीजिए, अगला वाक्य है दोस्तों आपका, तुम पिक्चर नहीं देखते हो, ठीक है, तो इसमें भी किसका बोध हो रहा है, नहीं का बोध हो रहा है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि निषेधवाचक वाक्य है। बिल्कुल सिंपल सरल चीज है दोस्तों। अगला देखिए, अगला उदाहरण देख लीजिए, सूर्य छाया नहीं देता है। सूर्य छाया नहीं देता है, तो यहाँ पर भी नहीं वाला बोध हो रहा है, निषेध हो रहा है, तो इसमें भी निषेधवाचक वाक्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है निषेधवाचक वाक्य में कोई भी कार्य जो है उसके निषेध या ना होने की सूचना मिलती है, जिसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य देखिए दोस्तों, हम बाजार नहीं जाएंगे। देखिए, हम बाजार नहीं जाएंगे, इसमें भी नहीं का बोध हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है निषेधवाचक वाक्य के बाद प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको परिभाषा इस प्रकार से बतानी है और उदाहरण भी बताने हैं। देखिए, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न किया जाए, जिन वाक्यों में किसी भी व्यक्ति से अगर कोई प्रश्न किया जाता है तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये बिल्कुल सरल वाक्य है, देखिए अच्छे से, बिल्कुल आसान परिभाषा दी है कि जिन वाक्यों से किसी व्यक्ति से कोई भी प्रश्न अगर किया जा रहा है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे, क्या तुम आज ही घर लौट आओगे, तो आओगे उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और क्या जो लिखा हुआ है ये प्रश्न सूचक है। अब ये प्रश्न की सूचना मिलती है, तो प्रश्न की सूचना जिस वाक्य में मिले उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कह देंगे। और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको जरूर लगाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। अब जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें भी प्रश्न पूछा है। तीसरा देखिए, क्या सूर्य गर्मी देता है, तो इसमें भी जो ये क्या है ये प्रश्न सूचक है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इसमें भी प्रश्नवाचक है, और सभी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसको किस प्रकार से पहचाने, तो जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति से कोई भी प्रश्न अगर किया जाता है तो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य उसे हम कहते हैं क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है। अगला देख लीजिए, अगला है दोस्तों विस्मयादिवाचक वाक्य। वाक्य कौन सा है, तो विस्मयादिवाचक वाक्य, जिसको विस्मय सूचक वाक्य भी बोला जाता है। विस्मय सूचक वाक्य भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। अब आप इसकी परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। देखो, अगर कोई भी वाक्य है जिसमें विस्मय आ रहा है, हर्ष मतलब खुशी आ रहा है, शोक मतलब कि दुख आ रहा है, घृणा मतलब नफरत, अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पर विस्मयादिवाचक वाक्य है। कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या फिर आपकी कोई सी भी परीक्षा हो, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, परिभाषा के तौर पर। अब देखिए इसके उदाहरण, अरे आप आ गए। अब जो यहाँ पर ये अरे लिखा हुआ है, इसके बाद में जो चिन्ह लगा है ना, ये जो चिन्ह लगा है ये चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह है, ठीक है, याद रखना विस्मय सूचक चिन्ह होता है दोस्तों ये।
तो इससे भी पता चल जाएगा। अरे आप आ गए, तो ये विस्मयादिवाचक वाक्य का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए इसका, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। तो इसमें जो आहा लिखा हुआ है इसके बाद भी इसमें सूचक चिन्ह लगा है, तो चिन्ह से भी हम पहचान सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी हम पहचान सकते हैं। देखिए और उदाहरण, आहा आज सूर्य कितना तप रहा है, धिक्कार है तुम्हें जो ऐसा कार्य करते हो। ये जो सभी वाक्य दिए गए हैं ये सभी किसका सूचक है, ये विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य के बोधक या सूचक हैं। देखिए दोस्तों ये आपके सामने पूरा का पूरा उदाहरण इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप इसी तरह से इन वाक्यों को पहचान कर आसानी से ये वाक्य पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। अब अगला देखिए, अगला जो वाक्य है दोस्तों वो है आपका आज्ञावाचक वाक्य। जो आज्ञावाचक वाक्य है वो क्या होता है समझिए, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति की सूचना मिलती है, बिल्कुल सरल सिंपल चीज है, जिन वाक्यों से आज्ञा, ठीक है, या फिर अनुमति की सूचना मिलती है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप जाइए, अब ये आज्ञा दे दी, जल जाइए यहाँ से, ठीक है, आप जाइए, तो आज्ञा का बोध हो रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। तुम विद्यालय से बाहर चले जाओ, तुम विद्यालय से बाहर चले जाओ, तो यहाँ पर भी बाहर जाने का बोध हो रहा है, और मतलब क्या है, बाहर चले जाओ, ये कोई भी व्यक्ति कह रहा है, मतलब उसको अनुमति आज्ञा दे रहा है कि तुम विद्यालय से बाहर चले जाओ, तो ये आज्ञावाचक वाक्य का सूचक है। और तुम फौरन वहां जाओ, तो ये भी किसका सूचक है दोस्तों, तो याद रखना ये भी आज्ञावाचक वाक्य का सूचक है। तो इसमें आपको बताना है कि जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति की सूचना मिलती है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, अगला है दोस्तों इच्छावाचक वाक्य। देखिए इच्छावाचक वाक्य क्या होता है ये समझ लीजिए अच्छे से। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों से वक्ता की, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं और सुनने वाले को हम श्रोता कहते हैं। तो जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो, ये चीजें याद रखना, इच्छा, आशा और आशीर्वाद। तो जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कौन से वाक्य कहते हैं, तो आप याद रखना कि उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, क्योंकि जो इच्छावाचक वाक्य है ना इनमें क्या होता है, वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद का पता चलता है। जैसे मैं चाहता हूं, अब ये इच्छा है, मैं चाहता हूं कि तुम कोई नौकरी करो। दूसरा वाक्य देखिए, तुम्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि इच्छा आशीर्वाद है। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, ये क्या है, ये भी इच्छावाचक वाक्य का सूचक है कि ये आशीर्वाद दे दिया कि ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, मतलब कि जो तुम्हारी उम्र है वो कैसी करे, लंबी उम्र करे। तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से ये चीज गौर करनी है कि जिन वाक्यों में किसी भी वक्ता की, मतलब बोलने वाले की इच्छा, आशा या फिर आशीर्वाद, इसका अगर पता चल रहा है तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है, और बिल्कुल आप अच्छे से कंप्लीट करके आ सकते हैं इसको। अब इच्छावाचक वाक्य के बाद में आता है दोस्तों आपका संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, 7वें नंबर का जो वाक्य है वो है संदेहवाचक वाक्य। अब जानो संदेहवाचक वाक्य को कैसे पहचाने, तो जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा में आप दो चीज ध्यान रखेंगे, एक तो संदेह और एक संभावना। अगर संदेह और संभावना का पता चलता है तो हम वहां पर कह सकते हैं कि वो संदेहवाचक वाक्य है। देखिए उदाहरण देखिए, शायद मैं देर से लौटूं। अब ये शायद क्या है, शंका या संभावना है, मतलब संदेह है, ठीक है। अब सूर्य ढल चुका है, अब सूर्य ढल चुका है, और शायद वह यहीं आ रहा हो, शायद वह यहीं आ रहा हो, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो चुका है। देखिए इसमें दो चीज को आपको नोट कर ही लेना है कि संदेह या संभावना, संदेह या संभावना अगर आ जाए तो बिल्कुल आंख बंद करके आप संदेहवाचक वाक्य लगा सकते हैं, ठीक है। और ये उदाहरण आपके सामने ही है। अब इसके बाद में लास्ट वाला जो वाक्य है वो आता है दोस्तों हमारा संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य। देखिए संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। क्रिया जो मैंने आपको पहले बता दी थी, किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर, मतलब कि डिपेंड, निर्भर होने का बोध हो तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। अब यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, तो इसमें क्या है
कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर रहना है। यदि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे सुविधा होगी। तो यहाँ पर यदि और ये जो तो दे रखा है ना, ये किसका सूचक है? ये एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का सूचक है। ठीक है, यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। दूसरा देखिए, वर्षा अच्छी होती तो फसलें अच्छी होती। अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसलें भी अच्छी होंगी। मतलब कि जो ये एक वाक्य है ना, इसका दूसरे पर डिपेंड रहना, मतलब फसल पे। अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसलें अच्छी होंगी, और अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसलें अच्छी नहीं होंगी। तो वर्षा अच्छी होती तो फसलें अच्छी होती, ये संकेत दे रहे हैं एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का। देखिए, यदि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यदि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? इनाम दूंगा। अगर आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, एक ये जो वाक्य अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है दोस्तों। तो अच्छे से आप इसको कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, ये उदाहरण इसके हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की और अपडेट चाहिए, जैसे आज हमने क्या जाने, सारे जो ये वाक्य है 8 ही प्रकार के जो वाक्य है किसके अनुसार है, तो ये है दोस्तों अर्थ की दृष्टि से। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और 8 ही प्रकार के जो वाक्य है उनको मैंने उदाहरण सहित आपको बता दिया, बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से। तो एक बात मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पे, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।